students, I am Dr. Deepak Sharma, Associate Professor in Physics, Applied Science Department in IMT College of Engineering, Greater Noida. Today, we will discuss about the first unit of Energy Science and Engineering. In this unit, we will discuss the topic thermodynamics and Carnot cycle. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया था सिलेबस, इसके अलावा कई टॉपिक डिस्कस हम कर चुके हैं। आज हम थर्मोडायनामिक्स और के दोनों लॉज को डिस्कस करेंगे, साथ में कार्नो इंजन, कार्नो साइकिल और कार्नो इंजन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें सेकंड लॉ को पढ़ेंगे, क्योंकि सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे कार्नोट साइकिल को। देखिए, पहले हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ इसको। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो था वो क्या था कि हीट को एनर्जी में और एनर्जी को, या कह सकते हैं मैकेनिकल वर्क को हीट में और हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस है। मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड हीट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। तो जब ऐसा होता है तो मैकेनिकल वर्क और जो हीट होती है उन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट के बराबर होता है, दैट इज कॉल्ड जे, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो ये जे के बराबर होता है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक, तो देखिए यहां पर ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में समझा था। अब यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये भी कहता है कि व्हेन वो वी प्रोवाइड द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू, अगर किसी सिस्टम को हम बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू अगर दे दें तो क्या होगा। वो डी क्यू जो हीट है वो खर्च होगी दो तरह से। एक तो कुछ मैकेनिकल वर्क को करने में, दूसरा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। तो डी क्यू इज इक्वल डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डिफरेंशियल फॉर्म हो गई, और जी हाँ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोला जाता है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थोड़ा सा बात करें पहले तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, देखिए सेकंड थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ के दो स्टेटमेंट है। एक पहला स्टेटमेंट बोलते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट और दूसरा है केल्विन स्टेटमेंट। तो देखिए क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट कभी भी क्या हो सकता है, लोअर हीट से, या कह सकते हैं सिंक से। सिंक का मतलब होता है इट इज द कोल्ड सिस्टम, जिसको कितनी भी हीट इससे दी जा सकती है। इसको कभी भी सिंक से सोर्स की तरफ हीट को फ्लो नहीं किया जा सकता, या लोअर टेम्परेचर से देखिए केल्विन, अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक जो हीट है वो लोअर टेम्परेचर से कभी भी हायर टेम्परेचर की तरफ नहीं जा सकती। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है हीट कैन नॉट फ्लो
फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। यानी अगर हम बात करें लोअर टेम्परेचर है, यानी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो नहीं हो सकता, यानी सिंक से सोर्स की तरफ हीट का फ्लो नहीं हो सकता। दैट इज, इसका स्टेटमेंट कहता है कि आइडियल रेफ्रिजरेटर बनाना इम्पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एनी आइडियल रेफ्रिजरेटर। तो कभी भी आइडियल रेफ्रिजरेटर नहीं बनाया जा सकता, यानी बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के, यानी विदाउट एनी एक्सटर्नल। ये कब होगा? विदाउट एनी एक्सटर्नल source. Without any external source, heat cannot flow from lower temperature to higher temperature or from sink to source. That is, it is impossible to make any ideal refrigerator. This is called the Clausius statement of second law of thermodynamics. तो क्लॉसियस स्टेटमेंट हमारी समझ में आया। क्लॉसियस ने स्टेटमेंट दिया कि कभी भी हीट का फ्लो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के नहीं किया जा सकता, यानी सिंक से सोर्स तक बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के हीट को फ्लो नहीं कराया जा सकता, यानी कभी भी आइडियल रेफ्रिजरेटर नहीं बनाया जा सकता। दैट इज कॉल्ड क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे केल्विन स्टेटमेंट की। हमने केल्विन स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो देखिए, केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ का केल्विन स्टेटमेंट क्या कहता है? कि वो कहता है कि अगर किसी सोर्स को, किसी भी, हम कह सकते हैं सिस्टम को, किसी भी सिस्टम को अगर हम हीट दें, वी प्रोवाइड द हीट, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट अगर प्रोवाइड करा दें किसी सिस्टम को, तो वो पूरी की पूरी हीट को सिस्टम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे, पूरी की पूरी हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे बिना किसी हीट के लॉस के, विदाउट लॉस ऑफ हीट, यानी बिना किसी हीट के लॉस के कोई भी सिस्टम पूरी की पूरी हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू, कह सकते क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एनी आइडियल हीट इंजन। कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं बनाया जा सकता, आइडियल हीट इंजन, जो बिना किसी यानी पूरी की पूरी जो हीट हम किसी सिस्टम को प्रोवाइड कराए हैं, तो पूरी की पूरी हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे बिना लॉस ऑफ हीट के, यानी किसी भी तरह का इंटरनल एनर्जी में चेंज किए बिना पूरी की पूरी हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे। इस तरह का कोई भी प्रोसेस बनाना इम्पॉसिबल है। तो दैट मीन्स टू मेक एनी आइडियल हीट इंजन इट इज इम्पॉसिबल, यानी कोई भी आइडियल हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है। दिस इज द केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने देखिए दूसरा स्टेटमेंट समझा। अब हम जब बात करेंगे कार्नोट हीट इंजन की, तो कार्नो का जो हीट इंजन है वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, केल्विन स्टेटमेंट पर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी आता है, व्हाट इज द थर्मोडायनामिक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गिव द स्टेटमेंट। तो आप कहेंगे देयर आर टू स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज नंबर 1 इज क्लॉसियस स्टेटमेंट, नंबर 2 इज केल्विन स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट मैंने आपको बताया और ये केल्विन स्टेटमेंट हो गया। क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एनी आइडियल रेफ्रिजरेटर, कोई भी आइडियल रेफ्रिजरेटर बनाना इम्पॉसिबल है।
क्योंकि कभी भी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक हीट को फ्लो कराना विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स पॉसिबल नहीं है। बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के कभी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक हीट को फ्लो नहीं कराया जा सकता, है ना। और ये केल्विन स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर किसी सिस्टम को हम अगर हीट प्रोवाइड करें तो पूरी की पूरी हीट कभी भी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, है ना, विदाउट लॉस ऑफ हीट के। यानी टू मेक एनी आइडियल हीट इंजन इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एनी आइडियल हीट इंजन। लेकिन बाद में कार्नो ने एक हीट इंजन की डिस्कशन किया जिसको हमने कार्नो हीट इंजन बोला। तो देखिए अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कार्नो हीट इंजन की तरफ। आज हम बात करेंगे कार्नो का हीट इंजन। कार्नो हीट इंजन की हम बात कर रहे हैं। कार्नो ने एक हीट इंजन बताया जिनको जिसको उन्होंने आइडियल हीट इंजन बोला। क्या बोला? आइडियल हीट इंजन। इंजन यहां लिखते हो, आइडियल हीट इंजन उन्होंने कार्नो ने बोला। ये कार्नो का हीट इंजन कैसा इंजन था? आइडियल हीट इंजन। तो आज हम कार्नो के हीट इंजन की बात कर रहे हैं, आइडियल हीट इंजन की हम बात कर रहे हैं। तो आइडियल हीट इंजन जो कार्नो ने कहा वो कार्नो का हीट इंजन को आइडियल हीट इंजन का, क्योंकि आइडियल हीट इंजन बनाना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन कार्नो हीट इंजन को हम आइडियल हीट इंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये केवल एक कागजी हीट इंजन है जो केवल कागजों पर ही बना। वास्तविकता में यानी रियलिटी में इस तरह का कोई भी हीट इंजन पॉसिबल ही नहीं है। तो कार्नो का जो हीट इंजन था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड था? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे बेस्ड था। इसका प्रिंसिपल क्या था? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे काम करता था, इसके प्रिंसिपल पे काम करता था। दूसरी चीज क्या थी? यानी इससे जो एफिशिएंसी थी 100%, यानी आइडियल हीट इंजन, दैट मीन्स इट इज एन आइडियल हीट इंजन, यानी बिना किसी कह सकते हैं हीट को लॉस किए बिना और पूरी की पूरी हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता था इस हीट इंजन के द्वारा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस हीट इंजन को और इसको बोलते हैं कार्नोट हीट इंजन। कार्नो का जो हीट इंजन था ये 4 मेन साइकिल पर बेस्ड था। कितने साइकिल थे इसमें? 4 साइकिल्स। और इसको हम साइक्लिक हीट इंजन, साइक्लिक हीट इंजन भी बोलते हैं। इसमें 4 साइकिल में जो 2 थे वो आइसोथर्मल प्रोसेस थे और 2 कैसे थे? एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक का मतलब लो एक्सचेंज ऑफ हीट। अगर हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा तो दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। और 2 और होते हैं, आइसोबेरिक और आइसोकोरिक। आइसोबेरिक मींस, आइसोबेरिक वो होता है जहां वॉल्यूम सॉरी प्रेशर कांस्टेंट रहे, यानी पूरे के पूरे फॉर्मेशन में प्रेशर अगर कांस्टेंट रहता है दैट इज कॉल्ड आइसोबेरिक प्रोसेस। और जहां वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक या हम कह सकते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये 4 तरह के प्रोसेस होते हैं। यहाँ ये जो इंजन है इसमें हम 2 तरह के प्रोसेस यूज में ला रहे हैं, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब जहां से हमने चलना शुरू किया, यहाँ इस ए पॉइंट से चलना किया और चल के हम इसी ए पॉइंट पे पहुंच गए, यानी बी, बी से सी, सी से डी और फिर से ए पॉइंट पे, यानी ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और लौट के फिर से हम इसे ए पॉइंट पर आ गए। तो इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस हो गया? दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो अब इसको हम समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बेटा समझने की कोशिश करते हैं। कार्नोट हीट इंजन को
जो मेन पार्ट्स थे वो 4 थे। कौन कौन से थे? पहला था सोर्स, दूसरा था सिंक, तीसरा था सोर्स हो गया, सिंक हो गया, और तीसरा जो मेन पार्ट था सिलेंडर एंड पिस्टन। इसके अंदर आइडियल गैस भरी है कोई, ये T1 टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर T1 केल्विन है। ये एक ऐसा प्रोसेस है, सोर्स का मतलब ये कितनी भी हीट इसको दी जा सकती है, कितनी भी हीट इसको दी जा सकती है। ये T2 टेम्परेचर का एक ऐसा सिंक है जिसको कितनी भी हीट दी जा सकती है। सोर्स से कितनी भी हीट ली जा सकती है, सिंकों को कितनी भी हीट दी जा सकती है। यानी सोर्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कितनी भी हीट ली जा सकती है, और सिंक एक ऐसा प्रोसेस जिसको कितनी भी हीट दी जा सकती है। तो एक सोर्स हो गया, एक सिंक हो गया, यानी दो प्लेटफॉर्म बना दिए। ये प्लेटफॉर्म है, ये इसको बोला T1 केल्विन, इसको सोर्स बोला। यहां से कितनी भी हीट इसमें, इससे कितनी भी हीट यहां से ली जा सकती है, ये कितनी भी हीट ली जा सकती है। दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड सिंक, T2 केल्विन, ये सोर्स है, ये क्या है? सिंक। इसको कितनी भी हीट दी जा सकती है, इसको दैट इज सिंक। तीसरा सिलेंडर एंड पिस्टन, ये इस तरह से हमने प्रोसेस किया सिलेंडर एंड पिस्टन। इसमें ये सिलेंडर है, इसके अंदर एक भरी हुई है आइडियल गैस, ये है आइडियल गैस, ये आइडियल गैस है। ये पिस्टन है, और ये क्या है? आइडियल गैस। तीन हो गए। और चौथा जो पार्ट था आइसोलेटेड प्लेटफॉर्म, आइसोलेटेड प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें ना तो हीट कोई ली जा सकती है, यानी नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ना तो हीट दी जा सकती है और ना ही हीट ली जा सकती है। तो दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड प्लेटफॉर्म। तो ये चार मेन पार्ट में पूरा की पूरा इंजन हमने बनाया। अब देखिए इसके चार प्रोसेस होंगे। क्या किया जाएगा कि सबसे पहले जो सिलेंडर और पिस्टन है, इसको इसको हम उठा के रखेंगे सबसे पहले सोर्स, कह सकते हैं हम। जो फर्स्ट प्रोसेस होगा, ये कैसा प्रोसेस होगा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी ये एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करने के लिए इसको हीट दी जाएगी, तो हम इसको सोर्स पर रखेंगे। पहला प्रोसेस क्या करेंगे? इस सिलेंडर पिस्टन को हम रखेंगे सोर्स के ऊपर, और सोर्स के ऊपर रखेंगे तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस करेंगे। दैट मींस इसको हम कितनी भी, इससे हम कितनी भी सोर्स से हीट लेंगे और पिस्टन और सिलेंडर, इसको सिलेंडर आइडियल गैस को देंगे और गैस एक्सपेंड करेगी। गैस एक्सपेंड करेगी तो देखिए किस तरह का प्रोसेस होगा वो मैं बताता हूं अभी आपको। तो देखिए ये जो प्रोसेस होगा वो कुछ इस तरह का होगा। इधर हमने लिख दिया प्रेशर, इधर ले लिया वॉल्यूम, एक्स एक्सिस पे ले लिया वॉल्यूम और वाई एक्सिस पे ले लिया प्रेशर। अब हम इस ए पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, देखिए ये है इनिशियल पॉइंट ए। इस ए पॉइंट से हमने क्या किया, ये सिलेंडर पिस्टन को हमने सोर्स के ऊपर रखा। जब सोर्स के ऊपर रखा तो क्या होगा? एक्सपेंशन होगा पिस्टन का। जब पिस्टन एक्सपेंड करेगा तो देखिए इनिशियली यहां पर टेम्परेचर था T1, प्रेशर था P1 और वॉल्यूम था V1। जब हमने इसको एक्सपेंड किया गैस को, तो इसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो गया और इस जगह हम बी पे पहुंचे। जब बी पर पहुंचे तो प्रेशर तो P1 से P2 हो गया, वॉल्यूम B1 से B2 हो गया, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, दैट इज T1। तो इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस था? इस प्रोसेस को बोला आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस ए से बी हुआ। इसके बाद हमने क्या किया,
इसके बाद हमने किया इसके बाद बी से सी, यानी बी से सी प्रोसेस होगा। तो अब हमने क्या किया, सिलेंडर पिस्टन को आइसोलेटेड प्लेटफॉर्म पर रख दिया, यानी हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो ये प्रोसेस जो होगा दैट इज एडियाबेटिक। तो ये जो सेकंड प्रोसेस होगा ये होगा, ये बी से सी होगा। यानी अब ये सेकंड प्रोसेस जो हुआ इसमें प्रेशर P3 हो गया, वॉल्यूम V3 हो गया, और टेम्परेचर चेंज होके T2, क्योंकि अब आइसोलेटेड प्लेटफॉर्म है। जब एक्सपेंशन होगा तो अब टेम्परेचर में भी चेंज होगा। तो सेकंड जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे एडियाबैटिक, इसको बोलेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये आइसोथर्मल प्रोसेस या एक्सपेंशन। अब थर्ड प्रोसेस होगा इसके बाद। अब हमने क्या किया, फिर से हमने क्या किया, अब इसको उठाया सिलेंडर पिस्टन को और कहां रख दिया, अब हमने रख दिया इसके सिंक के ऊपर। जैसे ही सिंक के ऊपर रखा तो क्या होगा, अब क्या होगा, जब हमने सिंक के ऊपर रखा तो अब चेंज होगा इस प्रोसेस में। और सिंक के ऊपर जैसे ही हम रखेंगे तो क्या होगा, अब इसको हमने गैस को किया एक्सपेंड करने के बाद थर्ड होगा दैट इज कंप्रेशन। अब हमने उसके ऊपर कुछ वेट रिलीज करी, वेट लगाए, तो ये कंप्रेशन होगा। जब सी से जब डी पे पहुंचेंगे तो ये जो प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल, यानी सिंक एक ऐसी क्वांटिटी है जो कितनी भी हीट उसको दी जा सकती है। तो टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट रहेगा, तो टेम्परेचर यहाँ P3 से वॉल्यूम प्रेशर हो जाएगा P4, वॉल्यूम हो जाएगा V4, और टेम्परेचर फिर T2 ही रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा। तो इसको बोलेंगे हम आइसोथर्मल कंप्रेशन। और लास्ट में फिर सिलेंडर पिस्टन को हम उठा के कहां रखेंगे, दोबारा से हम रख देंगे आइसोलेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जैसे ही हम आइसोलेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, आइसोलेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर रखने पर ये फिर से जो यहां से शुरू किया था और वहीं पहुंच जाएगा। दैट इज, ये जो प्रोसेस होगा दैट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। और ये टेम्परेचर P1 V1 T1 हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, दो आइसोथर्मल प्रोसेस, दो एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकंड प्रोसेस एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड प्रोसेस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, एंड फोर्थ वन इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। और ये आपका टोटल 4 तरह के प्रोसेस हो गए। और इससे क्या होगा कि 4 प्रोसेस में जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पर एंड होगा। दैट मींस यहां जो होगा दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। और यहां पर क्या होगा, इस पूरे के पूरे में एफिशिएंसी 100% रहेगी। तो हम एफिशिएंसी भी मेजर कर सकते हैं 1 - T2/T1। और ये रखने पर ये जो इसकी एफिशिएंसी 100% आती है। और दिस इज द कार्नोट साइकिल। और इसी पे बेस्ड कार्नोट इंजन काम करता है, यानी एक तरह से आइडियल रेफ्रिजरेटर की तरह भी यूज में लाया जा सकता है, और आइडियल हीट इंजन की तरह भी उसको यूज में लाया जा सकता है, किसी भी इंजन को। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। और इस टॉपिक में हमने जो है आज डिस्कस किया थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दोनों स्टेटमेंट, जिसमें हमने डिस्कस किया आपको क्लाउसियस स्टेटमेंट्स, केल्विन स्टेटमेंट। और उसके बाद हमने जो डिस्कस किया जो हमारा जो था लास्ट में कार्नोट साइकिल में भी 4 मेन साइकिल थे। 2 तो आइसोथर्मल प्रोसेस थे और 2 एडियाबैटिक। जो पहला था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकंड वन इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। और इसकी एफिशिएंसी कितने परसेंट रही, 100%। तो बच्चों आज इसको आप नोट करें और पढ़ने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।